नाज़रीन आदाब, जहाबीन का आज का ताज़ा शुमारा लेकर मैं फ़ैयाज़ अहमद फ़ैयाज़ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम की वसातत से हम मुख्तलिफ़ मामलात से मुतल्लिक़ इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचा देते हैं और हम अक्सर बेशतर उन मामलात के हवाले से बात करते हैं, उन इशूज़ के हवाले से बात करते हैं जो मामलात, जो मसाइल आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दरपेश आ जाते हैं। हमने हाल ही में सेहत से मुतल्लिक बात की, मुख्तलिफ मामलात के से मुतल्लिक बात की, हमने एजुकेशन से मुतल्लिक बात की और इसके साथ साथ हम आज अब बात करना चाहेंगे एक ऐसे सब्जेक्ट से मुतल्लिक जो सब्जेक्ट हम सब से जुड़ा है और हम सब के लिए लाजमी है। आपको कहना चाहेंगे कि यहाँ पे अगर हम श्रीनगर की बात करेंगे, कश्मीर डिवीज़न की बात करेंगे, लद्दाख की बात करेंगे, यहाँ पे मई 2025 से जो हमारा पासपोर्ट ऑफिस है वहाँ पे कुछ नए इनिशिएटिव्स लिए गए। उन इनिशिएटिव्स की हम आज बात करना चाहेंगे, किस तरह के इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। और आज जब हम पासपोर्ट ऑफिस का रुख करते हैं तो वाकई तौर अगर हमें बदलाव देखने को मिलता है वो हमें उसके दरवाजे से ही पता चलता है। अपॉइंटमेंट्स में कोई देरी नहीं है, अपॉइंटमेंट्स में कोई ताख़ीर नहीं है, अपॉइंटमेंट्स कुछ ज़्यादा वेट नहीं करना है। या इसके बाद साथ साथ अगर हम देखेंगे वो लोग जो आइसोलेटेड है दूर दराज इलाकों में, उनके लिए सहूलियात मुतल्लिका महकमा जो है वो कर रहा है, पासपोर्ट ऑफिस कर रहा है, उनके लिए मोबाइल सर्विस जो है वो फराहम की जाती है। पासपोर्ट कैसे हासिल किया जा सकता है, क्या कुछ करने की ज़रूरत है, जो आपके खदशात हैं, जो आपके शुबहात हैं, इस प्रोग्राम की वसातत से हम आज उनको दूर करना चाहेंगे। यहाँ इस सिलसिले में बात करने के लिए तशरीफ़ रखे हुए हैं हमारे साथ श्री BS रावत साहब, जो रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर श्रीनगर हैं, जो यूटी लद्दाख को देखते हैं और साथ ही कश्मीर सूबे के 10 अजला को देखते हैं। श्री BS रावत जी, आपका स्वागत है हमारे शो। थैंक यू। श्री BS रावत जी, इसमें कोई दो राय नहीं है, जैसे हम देखते हैं आज भी बहुत सारे लोग जो है आपके पासपोर्ट ऑफिस का रुख करते हैं। वाकई तौर चेंजेस देखने को मिल रही है कि जैसे अगर हम अपॉइंटमेंट्स की बात करेंगे, वहाँ वेटिंग की बात करेंगे, क्योंकि आपने मई 2025 से बाज़ाब्ता आप अब सरबराही अंजाम दे रहे हैं, देख रहे हैं पासपोर्ट अफेयर्स को, तो वाकई तौर कुछ इनिशिएटिव्स आपने ले लिए हैं। ये खसूसी निशस्त जो है, गुफ्तगू जो है, ये दूरदर्शन न्यूज़ ने इसीलिए इसका इनेकाद किया, जहाँ भी प्रोग्राम में आपको दावत दी और आप तशरीफ़ लाए। जानना चाहेंगे सबसे पहले कि जो आपके दिल में था सबसे पहले कि पासपोर्ट ऑफिस श्रीनगर जो है इसमें क्या कुछ नया होना चाहिए, इसमें क्या कुछ बदलाव की ज़रूरत है, इसमें क्या कुछ चेंजेस की ज़रूरत है। तो जब आप आए, जब आप कुर्सी पे बैठे, तो कुर्सी पे बैठने के बाद कौन सी चीज़ों में आपने बदलाव लाया और क्या कुछ करने की आपको ज़रूरत महसूस हुई? आपका रिएक्शन श्री BS रावत जी। मैंने मई 25 में ज्वाइन किया यहाँ पे जी। तो मैंने देखा कि लद्दाख एरिया जो है वो काफ़ी दूर पड़ता है, जहाँ की लोगों को पासपोर्ट की बहुत ज़रूरतें पड़ती है। हज के लिए बहुत लोग आवेदक होते हैं, तो वो लोग पासपोर्ट ऑफिस श्रीनगर तक आने के लिए उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। तो उन लोगों के लिए भारत सरकार विदेश मंत्रालय की एक विशेष सेवा है, मोबाइल बैंड सेवा, जो कि हम डोर स्टेप पे पासपोर्ट सर्विसेज देते हैं। तो उन लोगों के लिए मैंने कारगिल में जून से लगातार हम लोग मोबाइल बैंड सेवा दे रहे हैं वहाँ पे। तो बहुत सारे वहाँ के पासपोर्ट आवेदकों ने खूब इसका फ़ायदा उठाया। इसके अलावा मैंने कोशिश की कि वहाँ पे पहले कारगिल में ऑफलाइन एप्लीकेशन चलती थी, जिसके कि बहुत ज़्यादा टाइम लेता था, वो उसको डिसकंटिन्यू कराया गया और मोबाइल सर्विसेज के तहत हम उनको बेहतर सेवाएं दे रहे हैं। तो अगर हम यहाँ बात करना चाहेंगे, जिस तरह से आपने कहा कि करगिल में क्या कुछ किया गया, या इसके साथ साथ अगर हम यहाँ की बात करेंगे, अभी जो ये मोबाइल सर्विस के हवाले से हम बात करना चाहेंगे, क्योंकि वाकई तौर ये बहुत ही एक एप्रिशिएबल सेटअप है मंत्रालय की तरफ से। जिस तरह से आपने अभी जिक्र किया, आपने बता दिया क्या कुछ किया जा रहा है, क्योंकि जो लोग हमारे यहाँ पे चाहे कश्मीर डिवीज़न की बात करेंगे, इवन अगर हम जम्मू की भी बात करेंगे, वहाँ पे दूसरे RPOs आप देखते हैं, उन तक पहुंचने के लिए जो आइसोलेटेड लोग हैं दूर दराज जगहों पे, फिर इस तरह का इंतज़ाम ये किस तरह से आप मुनक़िद करते हैं और इसमें कौन सा लाएमल है, इसमें क्या सिस्टम है इस मोबाइल वैन के सिलसिले में, और इसकी अपॉइंटमेंट है कैसे हासिल की जा सकती है, इस सिलसिले में आपकी तफसीलन रिएक्शन। सबसे पहले तो हम लोग ये ऐसा लोकेशन देखते हैं कि जहाँ पे पासपोर्ट की
लोगों को बहुत ज़रूरत है और वहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रॉपर है और वहाँ पे पासपोर्ट सर्विसेज नहीं, तो वैसे लोकेशंस को आइडेंटिफाई करके हम जिला प्रशासन को रिक्वेस्ट करते हैं कि एक ऐसा कोई लोकेशन हमें दे दिया जाए जिसमें हम पासपोर्ट सेवाएं लोगों को दे सके, बेहतर सेवाएं दे सके। तो इसी सिलसिले में मंत्रालय से परमिशन के उपरांत पासपोर्ट के मोबाइल के लिए स्पेशल अपॉइंटमेंट्स रिलीज किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल हम सपोज हफ्ते में 2 दिन अपॉइंटमेंट किसी पर्टिकुलर जगह पे मोबाइल सर्विसेज देना चाहते हैं, तो उससे 2 या 3 दिन पहले हम अपॉइंटमेंट रिलीज करते हैं और आवेदकों को थ्रू मीडिया उनको सूचित करते हैं कि भाई इस पर्टिकुलर जगह में हमारी मोबाइल सेवाएं दी जाएंगी, आप हमारे अधिकृत जो भी मोबाइल वो पासपोर्ट वेबसाइट है उस पर अपना अपॉइंटमेंट लें। अपॉइंटमेंट लेने के बाद वो उस दिन उस पर्टिकुलर मोबाइल बैन पे अपनी सेवाएं ले सकते हैं पासपोर्ट के लिए। उस दिन मोबाइल बैन पे उनका बायोमेट्रिक उसी जगह होगा, बैन पे ही लिया जाएगा, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब वहीं पे एग्जामिन किए जाएंगे। उसके बाद उनकी एप्लीकेशन फाइनल प्रोसेस हो जाती और तदुपरांत पुलिस रिपोर्ट के लिए वहीं से जारी कर दिया जाता है। तो उसके बाद उनको आवेदकों को पासपोर्ट ऑफिस श्रीनगर आने की जरूरत नहीं पड़ती। तो मंथ में, एक महीने में तकरीबन इसका क्या सिस्टम है? क्या ये महीने में एक दफा जा सकती है? आपका इसमें क्या इनिशिएटिव है और आप इस सिलसिले में क्या चाहते हैं? नहीं, महीने में एक से ज्यादा बार लगाया जा सकता है, लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि बेहतर सेवाएं दें, तो इसलिए हम लोग महीने में एक बार ही लगाते हैं। अभी फिलहाल हम लोग कारगिल में ही लगातार हर महीने मोबाइल बैन सेवाएं दे रहे हैं। आगे अग्रिम कोशिश रहेगी कि अन्य जिलों में भी हम लोग इस तरह की सेवाएं देंगे। नाज़रीन मोहतरम, जिस तरह से अभी आपने श्री BS रावत जी को सुना, खास इंफॉर्मेशन जो इन्होंने आज इस जाबीन प्रोग्राम के ज़रिए से दे दी, वो ये है कि जो करगिल में जो मोबाइल सर्विस है इस सिलसिले में अब यहाँ पे जो बाकी अजला है, 10 अजला जो है कश्मीर डिवीज़न के, चाहे हम दूर दराज इलाकों की बात करेंगे, हम कुलगाम की बात करना चाहेंगे, हम कपवाड़ा की बात करना चाहेंगे, बांडीपोरा की बात करना चाहेंगे, कुछ ऐसे अजला है। अब जिस तरह से BS रावत जी ने कहा कि वहाँ की ज़िला प्रशासन से बात करके उनके साथ टेकअप करके हम एक दिन जो है वो मुअय्यन करते हैं, मुशख्खस करते हैं। आपसे गुजारिश है, आप देख लीजिए अपने अपने अजला में आइंदा दिनों में जिसके पास पासपोर्ट नहीं है, जिसके पास जो वहाँ से जिसका श्रीनगर आना मुश्किल हो जाएगा, वो इससे पहले ही वो अप्लाई करके रखिए और उसके बाद जो लिस्ट है वो उनकी तरफ से मुश्तहिर की जाएगी और वहाँ पे जो है, वहाँ पे जिस दिन वो प्रोग्राम होगा, जिस जगह वो होगा, तो वहाँ पे उनकी अपॉइंटमेंट हो सकती है और उनका बायोमेट्रिक वगैरह जो है वो वहीं पे हो सकता है। बहुत ही खुशाइन बात है जो हमने नाज़रीन को बता दी। अभी हम इसमें और बढ़ना चाहेंगे आगे, जिस तरह से अभी आपने कहा, क्या इसमें ये मकसद है मोबाइल के हवाले से, जैसे हम कहेंगे कि कुछ लोग जो मतलब जहाँ पे मोबाइल कनेक्टिविटी जिनकी फॉर एग्ज़ाम्पल होगी, लेकिन वो आइसोलेटेड लोग होंगे, वही चाहेंगे कि यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या देखा जाता है कि बहुत सारे लोग जो है वो घर से निकल नहीं सकते हैं, कुछ ऐसे भी हैं। तो क्या पर्टिकुलरली उनके लिए है कि इसमें अब उस दिन उस ज़िले में कोई भी आ सकता है? अपॉइंटमेंट पर्टिकुलर जगह के लिए खोली जाती, बट नेचुरली कि वहाँ के आसपास के लोग ही वहाँ पे आवेदन करेंगे, लेकिन ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। कोई अन्य जगह का अगर अपॉइंटमेंट वहाँ पे लेता है तो वो लेता है, तो उनकी भी एप्लीकेशन हम प्रोसेस करते हैं। अभी हम आगे बढ़ना चाहेंगे, जैसे अभी हम, जैसे आपने एप्लीकेशन किया, आपने बात की, अभी अगर हम अपॉइंटमेंट्स की बात आपने की, अभी क्या हमारे पास स्टेटस है अपॉइंटमेंट्स का? वैसे जो अभी हम ऑनलाइन देखते हैं तो वो भी जब कोई अप्लाई करता है कि जो हमें भी सुनने में आया, लेकिन आपकी ज़बान से भी हम सुनना चाहेंगे कि 1 या 2 दिन के बाद ही ज़्यादा से ज़्यादा 1 डे डिले होता है, तो दूसरे दिन जो है दूसरे अपॉइंटमेंट्स जो है वो अवेलेबल वहाँ पे होती है। तो किस तरह का अभी RPO श्रीनगर के जुडिक्शन में सभी सेंटरों पे अगले दिन ही अपॉइंटमेंट, अगले कार्य दिवस पे अपॉइंटमेंट उपलब्ध है। अनंतनाग POPSC में थोड़ा दिन डिले था, उसमें भी हमने एक एक्स्ट्रा एफर्ट्स किया, उनके अपॉइंटमेंट साइकिल को रिड्यूस कर दिया गया। अभी हर सेंटर पे नेक्स्ट डे में अपॉइंटमेंट मिलती। अपॉइंटमेंट के हवाले से आपने बात की, अगर हम करगिल की ही बात दोबारा करना चाहिए, जैसे आपने कहा कि हमने करगिल में आपने सर्विसेज दे दी, तो वहाँ पे रोज जो है तो कितने दिनों का वहाँ पे प्रोग्राम चला और दिन में जो है, दिन में तकरीबन कितने एस्पिरेंट्स को जो है वो वहाँ पे वो उनकी अपॉइंटमेंट? शुरुआती 2-3 महीनों में हमने पूरे हफ्ते का 5 दिन का मोबाइल वैन सेवाएं रखी थी। पर डे 50 एप्लीकेशंस रिलीज किए गए थे। तो इस तरह से हमने एक हफ्ते में 250 आवेदकों को ये सुविधा दी। अभी वर्तमान में हम लोग 3 दिन का मोबाइल सेवा
महीने में 3 दिन के लिए लगाते हैं। एक खास मुद्दे की तरफ हम रावत जी बढ़ना चाहेंगे, वो ये है कि अक्सर बेशतर हम देखते हैं कि जब कोई जाता है कहीं पे, जैसे वो अप्लाई करता है कोई, फिर उसके जो फिगर्स जो होते हैं, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है ये, तो वहाँ पे जब अपॉइंटमेंट के लिए वो आते हैं वहाँ पे उनको दिक्कत होती है क्योंकि उनके जो फिगर्स कहीं कहीं नहीं मिलते हैं, क्योंकि ये हमारा मुद्दा और मकसद ही है कि हम अपने नागरिकों को, लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दें कि वो किस तैयारी में वहाँ पे आ जाए। तो क्या कुछ करना चाहिए इस एक ऐसे व्यक्ति को जिसने अप्लाई किया है, और कौन सा डॉक्यूमेंट उसको साथ रखना चाहिए, और किस तरह से उसको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके फिगर्स जो हैं वो बिल्कुल चेक हो? मुख्यतः एक जन्म तिथि के लिए प्रूफ चाहिए होता और एक वर्तमान निवास प्रूफ चाहिए होता। ये दोनों चीज़ों के लिए हमने डॉक्यूमेंट एडवाइजरी में पूरे डॉक्यूमेंट की लिस्ट दिए गए हैं। आवेदक उसमें डॉक्यूमेंट्री एडवाइजरी में जा करके अपना क्या डॉक्यूमेंट उनको चाहिए वो सुनिश्चित कर सकते हैं। और जिस दिन भी सबसे पहले वो ये सुनिश्चित करें कि भी पासपोर्ट आवेदन के लिए वो मंत्रालय के पासपोर्ट के अधिकृत वेबसाइट से ही अपना अपॉइंटमेंट लें जी। उसके अपॉइंटमेंट लेने के उपरांत अपॉइंटमेंट की तिथि और समय पे वहाँ पे वो पासपोर्ट कार्यालय या पासपोर्ट सेवा केंद्र में जहाँ पे भी उनका अपॉइंटमेंट है वहाँ पे चले जाएं। लेकिन ये सुनिश्चित करें कि अपने सभी जरूरी दस्तावेज ओरिजिनल लेके जाएं। कई बार ये देखा गया है कि ज्यादातर आवेदकों के बहुत से दस्तावेज में उनके विवरण मेल नहीं खाते एक दूसरे दस्तावेज। फॉर एग्जांपल आधार में उनका किसी का नाम कुछ लिखा हुआ या फिर दूसरे जन्म प्रमाण पत्र में कुछ और लिखा हुआ या अन्य दस्तावेज में नाम या एड्रेस का वेरिएशन। तो ऐसे आवेदकों के लिए मेरी सलाह है कि वो सबसे पहले अपने दस्तावेजों को सही करवा लें संबंधित विभाग से, और वो उनके विवरण वगैरह जो भी हैं वो सब मेल खाए, सो दैट कि उनको बार बार पासपोर्ट ऑफिस या किसी उसका चक्कर ना लगाना पड़े। तो ऐसे में कई बार परेशानियां आवेदकों को देखी गई हैं कि उनकी विवरण ना मिलने की वजह से। नाज़रीन मोहतरम, जिस तरह से अभी आपने सुना, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये आप सब के लिए। इसको हम एक दफ़ा फिर दोहराना चाहेंगे। जिस तरह से अभी रावत जी ने कहा कि ये जो अभी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहीं पे जाके अप्लाई करना है पासपोर्ट के लिए, लेकिन थोड़ा निज़ाम जो है, पासपोर्ट निज़ाम किस तरह से अप्लाई हमने करना है, हम आपको बताना चाहेंगे। वेबसाइट जो है www.passportindia.gov.in। जब आप इस वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको सीधे आ जाएगा कि आप किस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं। क्या आप फ्रेश पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं या आपका पासपोर्ट ऑलरेडी है, उसको आप री इशू करना चाहेंगे। तो जब आपने वहाँ पे ये ऑप्शन दे दिया, उसके बाद आपको वहाँ से डिटेल्स मांगी जाएंगी। जैसे स्टेप बाय स्टेप आपको जाना है, आपको रेजिडेंस के हिसाब से कहा जाएगा। दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। एक होता है इसमें कि आपकी जो पैदाइश है, वो पैदाइश के हवाले से आपको देखना है कि मेरा रिलेटेड डॉक्यूमेंट जो है वो कौन सा है। जैसे अगर जो पढ़ा लिखा है उसको 10वीं जमात की जो सर्टिफिकेट होती है जिस पे डेट ऑफ बर्थ जो है वो दर्ज होती है, वो उसको वहाँ पे जमा करनी है, और उसके साथ साथ वो लिखना, वही डिटेल वहाँ पे फराहम करनी है। और इसके साथ साथ अगर हम दूसरी चीज़ की ओर जाना चाहेंगे, जैसे हम एड्रेस प्रूफ की बात करना चाहेंगे, तो एड्रेस प्रूफ पे अभी आधार के हवाले से जो कहा गया, आधार क्या हो, क्योंकि आधार के हवाले से बीच में हम आधार के हवाले से जिक्र कर रहे हैं, तो आधार की जिक्र आ गई बीच में रावत जी। तो आधार के हवाले से थोड़ा आपसे हम तफसीलन जानना चाहेंगे कि आधार जो है, क्या ये आधार किस टाइप का होना चाहिए, और आधार में जो, जैसा आपने कहा कि जो फिगर्स है वही फिगर्स उसमें होने चाहिए, ये आधार के सिलसिले में क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? आधार बेसिकली एड्रेस के प्रूफ के तौर पे एक्सेप्ट किया जाता है। तो बहुत सी दफ़ा आवेदक क्या है कि आधार वो कटआउट ले आते हैं, जो कि पासपोर्ट रूल के तहत वो मान्य नहीं है। उनको आधार की ओरिजिनल वेबसाइट से जो डिजिटली वेरीफाइड आधार है उसकी प्रति ला सकते हैं, या फिर पीबीसी कार्ड जो आधार सेंटर उनको ओरिजिनल आधार जो जारी करते हैं उसको लेके आए। जिस तरह से रावत जी ने बता दिया कि आधार का, अब कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके पास आधार नहीं है, सरकारी मुलाजिम है,
क्या कर सकता है? हाँ, वो उसके लिए भी प्रोविजन है। वो उस सिलसिले में रेजिडेंस के लिए, अगर उसको रेजिडेंशियल प्रूफ उसने किसी ने तब्दील किया है, एक जगह से दूसरी जगह गया है, वो अपने डिपार्टमेंट में जाके बाकायदा उसमें एक फॉर्मेट होता है, वो वहाँ से ले सकता है, वो वहाँ पे उस चीज़ में वो वहाँ पे प्रोवाइड कर सकता है। तो ये जो डिटेल्स अब ऑनलाइन हम दे देंगे इस पासपोर्ट को अप्लाई करने के दौरान, जैसे हमने रेजिडेंस के हवाले से बता दिया क्या कुछ लिखना है, और जो आप लिखेंगे उसमें वही डिटेल्स आपको उस डॉक्यूमेंट में होनी चाहिए जो डॉक्यूमेंट ओरिजिनल आपने बाद में साथ लेना है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जिस पे आप अमल करेंगे और वही डॉक्यूमेंट्स आप उसके बाद जब आपकी अपॉइंटमेंट होगी वो ओरिजिनल आप साथ ले लेंगे और आपको वहाँ से दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। जिस तरह से अभी हमने नाज़रीन को थोड़ा सा डिटेल्स बता दिया इसमें कि ये चीज़ जो है, अभी हम आगे बढ़ना चाहेंगे। जैसे रेजिडेंशियल प्रूफ के हवाले से हमने बात की, या आधार पे हमने बात की, इसमें रेजिडेंस के हवाले से कौन कौन सा डॉक्यूमेंट इसमें वैलिड है, अगर हम उन चीज़ों की तरफ बात करेंगे आधार के बगैर। एड्रेस प्रूफ के लिए डॉक्यूमेंट एडवाइजरी भी हमने पूरी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट दी है। उस पर आधार के अलावा बैंक पासबुक चल सकता है, बैंक पासबुक लिया जाता है पासबुक प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए जी। और बैंक पासबुक की क्या कंडीशन है कि उसमें फोटो अटेस्टेड हो, अथॉरिटी द्वारा वेरीफाइड, और उनका रनिंग ट्रांजैक्शन हो, उसमें एक पासबुक रनिंग हो, एक्सपायर्ड पासपोर्ट ना हो पासबुक की बात है। उसके अलावा 2-3 डॉक्यूमेंट और भी हैं एड्रेस प्रूफ के लिए, जो कि डॉक्यूमेंट एडवाइजरी पे जाकर के आप देख सकते हैं। जैसे आपने जिक्र किया कि आपने कहा कि जो बैंक का ये है पासबुक जो है, तो वो पासबुक में आपने कहा कि मतलब कम से कम उसमें लाइव ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, नहीं कि हमने 8 साल पहले कहीं किया है, 10 साल पहले किया बहुत है, पुराना ना तो हमने उठा लाया। और ये भी आपने जिक्र किया है कि अब उस पे जो फिगर्स लिखे हैं वही फिगर्स मिलने चाहिए, ताकि कल जाके वो व्यक्ति जो वहाँ पे आ जाएगा तो उसको वहाँ से किसी दिक्कत का सामना न करना पड़े। तो जिस तरह से अभी आपने बता दिया, ट्रांजैक्शंस के हवाले से बात की, बाकी चीज़ों के हवाले से आपने बात की, हम एक और इनिशिएटिव के हवाले से बात करना चाहेंगे जो आपने ले लिया है। जैसे जो B2 अपग्रेडेड सिस्टम जो आपने मुतारिफ किया वहाँ पे अपने दफ्तर में, जो मई से स्टार्ट हुआ, चालू हुआ, तो उस सिलसिले में क्या कुछ किया गया, कौन कौन सी नई चीज़ें जो है वो आपने इस B2 बेसिकली ये पासपोर्ट इश्यूएंस सिस्टम का अपग्रेडेड सिस्टम है, न्यू सिस्टम है। उसके तहत हम लोग अभी ई पासपोर्ट जारी करते हैं, नए वर्जन के पासपोर्ट इशू होते हैं। ये कंपेरेटिवली मोर सिक्योर्ड पासपोर्ट है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अभी हमने B2 मई में RPO श्रीनगर में मई 25 से शुरू किया गया। बहुत जिस तरह से अभी आपने कहा ये ई पासपोर्ट जो है, ई पासपोर्ट मई से शुरू किया गया। अभी जैसे हमारे पास जो मतलब वो लोग हैं जिनके पास अब अभी ये ई पासपोर्ट नहीं है, जिनके पास ऑलरेडी पासपोर्ट इशू हुए हैं, तो उनके हवाले से क्या कहना चाहेंगे, उनकी वैलिडिटी? जिनको पहले से पासपोर्ट जारी हुए, जो वैलिडिटी उसमें है वो पासपोर्ट वैध है, लेकिन नए पासपोर्ट जो भी जारी हो रहे हैं ये पासपोर्ट जारी हो रहे हैं। जी नाज़रीन मोहतरम, यहाँ पे तफसीलन ये बात आ गई, इसकी वजाहत करना चाहेंगे। जिस तरह से अभी कहा गया कि जो ऑलरेडी पासपोर्ट जारी किए गए हैं, उन पासपोर्ट पे जो भी वैलिडिटी है, जब तक उन पे डेट लिखा है तब तक वो बाज़ाब्ता तौर वैलिड है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जो मई से जो पासपोर्ट नए इजरा किए जा रहे हैं वो ई पासपोर्ट नहीं किए जा रहे हैं, और उसकी फैसिलिटी, उसकी खसूसियत ये होती है कि ये डिजिटली सिक्योर्ड होते हैं। तो अभी दूसरी चीज़ों पे हम आना चाहेंगे। एक ख़ास बात जो रावत जी बहुत टाइम पहले से जिन लोगों ने कभी मतलब आपके दफ्तर में उन प्रॉब्लम्स का फेस भी किया होगा, सुनने में हमें आया कि उस सिलसिले में आपने थोड़ा सा एक फैसिलिटी इख्तियार की है कि आपने उन लोगों को ये कहा है, उन नागरिकों को ये कहा है कि वो सुबह 10 बजे से 1:30 बजे तक कभी भी मेरे दफ्तर में आ सकते हैं, जो भी उनका मामला है उसको देख सकते हैं। हम बात करना चाहेंगे कि वो फाइल्स की जिनकी कभी आपत्ति होती है या जिनमें कोई ऐसा इशू होता है कि जिनको टाइम लगता है, तो वो जो वैसे लोग हैं, वो जो वैसे फाइल्स आपके पास है, वो जो वैसे व्यक्ति है, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? उनके लिए जिनकी भी फाइलें किसी भी कारण से लंबित हैं पासपोर्ट कार्यालय में, उनके लिए रोज वर्किंग डे में 10 से 1:30 बजे तक पासपोर्ट कार्यालय आ सकते हैं वो अपने दस्तावेज के साथ। उनके लिए किसी तरह की कोई अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं है। बिना अपॉइंटमेंट वो 10 बजे से 1:30 बजे तक पासपोर्ट कार्यालय श्रीनगर आ सकते हैं। वो अपने दस्तावेज ले आएं, अपने कमरे, वो जो भी उनकी क्लैरिफिकेशन है या दस्तावेज की मांग की गई उसके साथ किसी भी दिन आ सकते हैं।
तो किस किस के मतलब कैसे केसेस देखते हैं आप उसमें? जनरली कई बार किसी बहुत से लोगों के दस्तावेज इनकम्प्लीट होते हैं, या किसी का पुलिस रिपोर्ट इनकम्प्लीट है, दोबारा जांच भेजी जानी, या किसी से किसी पासपोर्ट से रिलेटेड कोई क्लैरिफिकेशन मांगा गया, तो ये सब चीज़ों के लिए आवेदकों को पासपोर्ट कार्यालय श्रीनगर आना होता है। इनको किसी तरह की कोई अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं है, वो सीधा है 10 से 1:30 बजे तक किसी भी वर्किंग डे पासपोर्ट कार्यालय आ सकते हैं। बहुत ही अच्छा स्टेप जो आपने ले लिया है कि आपने, चूंकि पहले पहले ये माना जाता था कि पासपोर्ट ऑफिस में एंट्री बहुत मुश्किल है, जाना बहुत मुश्किल है, लेकिन आपने इसको ईज किया है। आप मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं इस सिलसिले में। अब आगे हम बढ़ना चाहेंगे दूसरी चीज़ की ओर। जैसे आपने कहा कि मतलब जो पूछताछ है, पूछताछ के लिए वो 10 से 1:30 बजे तक आ सकते हैं, उनको वो फैसिलिटी जो है वो दे सकते हैं। लेकिन अभी दूसरा एक मुद्दा हमारे पास ये है, वो ये है कि जैसे आपने कहा कि मोबाइल वैन्स जो हैं वो वहाँ पे जा सकती हैं, वो फैसिलिटी भी हो गई। या उसके साथ साथ अगर हम बात करना चाहेंगे कि जो अप्लाई करने का जो तरीका है जी, वो भी हमने बता दिया, आपने बता दिया कि वेबसाइट पे जाना है, किस तरह से वहाँ पे करना है वो। लेकिन साथ साथ हमें ये आपसे कहना चाहेंगे कि जो वहाँ पे मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में जो वो नागरिक हैं जिनके पास ये एक्सेस नहीं है, मतलब डायरेक्टली वो नहीं देख सकते हैं खुद, वो कहाँ जा सकते हैं, कहाँ अप्लाई कर सकते हैं? पहले तो आवेदक खुद ही उसमें करें तो बेहतर है, क्योंकि ऑनलाइन प्रक्रिया है, ये खुद ही अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जिन लोगों को नहीं पता है वो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अधिकृत जो भी सुविधा सेंटर्स वगैरह हैं, जिनको इस सरकारी दस्तावेज खिदमत सेंटर इनको बनाने के अधिकार है, वो वहाँ जाकर भी अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात इसमें ये आ गई कि कहीं कहीं पहले पहले क्या हुआ करता था कि कुछ लोग जो है जो मतलब अनऑथराइज्ड पर्सन जो हैं, तो एक खास मैसेज आपकी तरफ से चाहिए इसके लिए। स्पेशली मैं सभी आवेदकों से कहना चाहूंगा, किसी भी अनऑथराइज्ड व्यक्ति से पासपोर्ट रिलेटेड के लिए संपर्क ना करें। अगर उनको किसी तरह की भी कोई दिक्कतें हैं, पासपोर्ट इश्यूएंस में दिक्कत है, उनको पासपोर्ट आवेदन करने में दिक्कत है, वो डायरेक्टली पासपोर्ट कार्यालय आकर के भी संपर्क कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी वर्किंग डे में वो 10 से 1:30 बजे तक अपने पासपोर्ट रिलेटेड क्वारी के लिए आ सकते हैं, तो वो आ सकते हैं निश्चित तौर पर किसी भी अनऑथराइज्ड व्यक्ति के पास ना जाएं, जिससे आवेदक खुद भी उसमें परेशानी में पड़ सकते हैं। एक और पॉइंट की तरफ हम बढ़ना चाहेंगे। हज 2025 के हवाले से क्या कुछ किया गया? ये भी है कि सैकड़ों की तादाद में शायद कुछ पासपोर्ट जो है, क्या कुछ किया गया, आपकी ज़बानी सुनना चाहिए। हर साल हम हज आवेदकों के लिए एक हज सुविधा काउंटर खोलते हैं, पासपोर्ट कार्यालय में खोला जाता है, जिसके तहत हमारी कोशिश रहती है कि जो भी हज के आवेदक हैं वो उनको हम प्रायोरिटी से पासपोर्ट दें, उनको प्राथमिकता दे करके पासपोर्ट दिया जाता है। सपोज उनको किसी को अपॉइंटमेंट नहीं मिला तो आरपीओ कोटे से भी हम लोग उनको अपॉइंटमेंट देते हैं, और सपोज उनका पासपोर्ट किसी भी कारण से लंबित है, उनको हज के लिए प्रायोरिटी है, तो जो हमारे कार्यालय स्तर पे जो हम लोग सुविधा दे सकते हैं, जो प्रायोरिटी उनको दे सकते हैं, वो जरूर देते हैं। आगे अगर हम कहना चाहेंगे कि जो वो एस्पिरेंट्स होंगे जो अगले साल 2026 की अगर हम बात करेंगे, उसमें जो जाना चाहेंगे, तो क्या उनके लिए, उन लोगों के लिए कोई मैसेज आपकी तरफ से है, कुछ उनको कहना चाहेंगे? आगे जो हज 26 के लिए जो भी पासपोर्ट लेना चाहते हैं, उन सभी आवेदकों को मेरा निवेदन है कि वो समय से पूर्व ही आवेदन करें, क्योंकि पासपोर्ट जारी होने में समय लगता है, तो कम से कम 3 या 4 महीने पहले अवश्य आवेदन करें, सो दैट कि उनको हज यात्रा के दौरान समय पे पासपोर्ट मिल जाए। आखिर पे आपकी तरफ से, आपके पासपोर्ट ऑफिस की तरफ से या मंत्रालय की तरफ से या आपकी तरफ से, जो यहाँ पे कश्मीर डिवीजन के नागरिक हैं या लद्दाख के नागरिक जो है, तो इस सिलसिले में किस तरह का संदेश ओवरऑल आप देना चाहेंगे? आपका रिएक्शन? हमारी तरफ से पासपोर्ट सुविधाएं बेहतर दी जाएंगी। यहाँ की जनता के लिए मैं कोशिश करूंगा कि भाई हमारी पासपोर्ट अनावश्यक तौर से उनके रुके ना रहें, उनको जल्दी से जल्दी पासपोर्ट सुविधाएं दी जाएं। उनको किसी तरह की भी कोई समस्या हो पासपोर्ट रिलेटेड, तो क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी को संपर्क कर सकते हैं, किसी भी दिन आज के मिल सकते हैं, और पूछताछ काउंटर से संपर्क करके अपनी समस्याओं का समाधान करवा सकते हैं। श्री BS रावत जी, आपने अपना कीमती समय निकाला
आपने दूरदर्शन न्यूज़ को अपना कीमती वक्त दे दिया, जहाँ भी इन प्रोग्राम में आपने शिरकत की और अपने नाजरीन को आपने ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन मोहतरम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें आधे घंटे से देखा, आपने हमें आधे घंटे से सुना। ये जो इन्फॉर्मेशन आज के इस प्रोग्राम में इस हवाले से दी गई कि क्या कुछ करने की ज़रूरत है, हमारा ये प्रोग्राम देखिए। और अगर पासपोर्ट से रिलेटेड कोई आपको इशू है, कोई आपको मामला है, उस मामले को आप हल कर सकते हैं इस इंफॉर्मेशन को मिला के। और अगर उसके बगैर आपको वहाँ पे दफ्तर में कोई इशू है, कोई मामला है, तो वो आप जा सकते हैं। जिस तरह से हमने पहले ही जिक्र किया प्रोग्राम में, जिस तरह श्री रावत जी ने बाज़ाब्ता उसकी तफसील दे दी। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।